बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में टॉपिक है आज हमारा प्रोसेसेस एंड मैसेज पासिंग। तो अगर आप ये कोर्स आउटलाइन को एक नज़र देखें तो इसमें हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्रेड्स एंड शेयर्ड मेमोरी को देखा था। तो आज हम देखेंगे प्रोसेसेस एंड मैसेज पासिंग। तो जैसा कि पहले भी डिस्कशन हुई है कि किसी भी हार्डवेयर को सपोर्ट देने के लिए हमें साथ सॉफ्टवेयर भी चाहिए। ठीक है जी। सिंपल सी एग्जांपल आपको पहले मैं एग्जांपल के साथ डिस्कशन करता रहा हूँ। तो अगर हमारा हार्डवेयर पैरेलल है तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर लेवल पे भी पैरेललिज्म रिक्वायर्ड है। तो पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ मैसेज पासिंग करते हैं। अगर दो प्रोसेस हैं, तीन हैं, चार हैं, वो आपस में मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर लेवल की पैरेललिज्म अचीव की जाती है। तो इसको अब हम देखते हैं। प्रोसेस एंड मैसेज पासिंग। Numerous programming languages, message passing paradigm and libraries have been developed for explicit parallel programming. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए भी हम एक्सप्लिसिटली पैरेलल प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं। इस पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास बेशुमार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं स्पेसिफाइड, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लाइब्रेरीज भी हैं। सी लैंग्वेज में भी लाइब्रेरी अवेलेबल है पैरेलल प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने के लिए। द मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोचेज फॉर प्रोग्रामिंग पैरेलल कंप्यूटर्स। तो ये जो हमारा मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ये काफ़ी पुराना है, ये कोई आज नया लेटेस्ट नहीं है, और ये पैरेलल कंप्यूटर्स के साथ वर्क करवाने के लिए हम इस पैराडाइम ऑफ प्रोग्रामिंग को यूज़ करते चले आए हैं। There are two key attributes that characterize the message passing programming paradigm। दो इसमें फीचर बड़े इंपॉर्टेंट हैं मैसेज पासिंग पैराडाइम प्रोग्रामिंग के। द फर्स्ट इज दैट इट अज्यूम्स अ पार्टीशनड एड्रेस स्पेस, यानी कि सेपरेट एड्रेस स्पेस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। एंड द सेकेंड इज दैट इट सपोर्ट्स ओनली एक्सप्लिसिट पैरेललाइजेशन। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट नहीं। इम्प्लिसिट उसे कहते हैं जो कि आपके हार्डवेयर लेवल पे पैरेलल सपोर्ट करे। एक्सप्लिसिट आउटर। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का जो डिफरेंस है वो मतलब बड़ा सिंपल सा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट, अगर कोई एक्शन खुद से परफॉर्म हो रहा हो ऑटोमेटिकली तो उसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं। अगर उसे करवाना पड़े, ठीक है जी, तो वो एक्सप्लिसिट। और इसको हम मैनुअल और ऑटोमेटिक से भी समझ सकते हैं। जो इम्प्लिसिट होता है वो ऑटोमेटिक नॉर्मली होता है, एक्सप्लिसिट ऑटोमेटिक नहीं होता, ठीक है जी, बल्कि इसे करवाना पड़ता है। एक रियल वर्ल्ड से एग्जांपल देता हूँ। आपने फ़र्ज़ करें इंटरनेट पैकेज लिया हुआ है और आपके पैकेज की लिमिट है, यू कैन से डाटा पैकेज आपने कोई लिया हुआ है, आपके पैकेज की लिमिट है 30 GB। अगर आप 30 GB से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली खुद कार तरीके से वो 60 GB वाले पैकेज में अपग्रेड हो जाता है, और आपके जो चार्जेस हैं जो पहले आपके कट रहे थे उससे ज़्यादा चार्जेस आपको पे करना पड़ते हैं। ये है इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट क्या होगा? आपका पैकेज 30 GB का था और अब 30 GB आपने कंज्यूम कर लिए, अब आपका वो डाटा स्टॉप हो गया। If you want more data, you have explicitly request to your supplier, ठीक है जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मेरा डाटा पैकेज इंक्रीज कर दो। तो ये फ़र्क है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। तो ये इसके दो जो फीचर्स कह रहा है, एक तो ये पार्टीशन एड्रेस को यूज़ करता है, दूसरा ये एक्सप्लिसिट पैरेललाइजेशन है। ये करना पड़ती है, खुद से अचीव करना पड़ती है, प्रोग्रामिंग आपको मॉड्यूल बनाना पड़ते हैं। The logical view of a machine supporting the message passing paradigm consists of P processes। जाहिर बात है जैसे ये कॉन्सेप्ट है प्रोसेसेस एंड मैसेज पासिंग, तो आपके ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे,
मोर देन वन प्रोसेसेस होंगे। पी प्रोसेसेस मतलब वो 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, एक प्रोसेस नहीं है, ज्यादा प्रोसेसेस हैं। ईच विद इट्स ओन एड्रेस स्पेस, हर एक की अपनी अपनी एक एड्रेस स्पेस है, अपनी अपनी उसकी मेमोरी है। Instances of such a view come naturally from clustered workstations and non-shared address space multi-computers। तो ये clustered computer workstation हमने देखे हैं, non-shared space multi-computers देखे हैं, वहाँ पर ये naturally यही मतलब कॉन्सेप्ट बन जाता है कि प्रोसेसेस आपके ज़्यादा हैं और उनकी अपनी अपनी मेमोरी है, तो वहाँ पे आपका मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसका जो मैसेज पासिंग है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम्स का? मैसेज पासिंग प्रोग्राम्स आर ऑफन रिटन यूजिंग द एसिंक्रोनस पैराडाइम और लूजली सिंक्रोनस पैराडाइम। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, फिर हमें लूजली का भी समझ आ जाएगी। सिंक्रोनस प्रोसेसेस या सिंक्रोनस पैराडाइम ऐसा होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक ही तरह से बिहेव कर रहे हो, दोनों सेम। फर्ज करें 2 पर्सन रनिंग कर रहे हैं और आप उनको साइड से देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसे लगे जैसे एक ही बंदा रन कर रहा है, तो दे आर 100% सिंक्रोनस। ठीक है जी। अगर 2 कोई ऑब्जेक्ट हैं, 2 एनिमल्स हैं, वो पैरेलल चल रहे हैं और आप उनको साइड से देखें तो आपको दूसरा एनिमल नजर ना आए, तो बोथ ऑफ द एनिमल्स हैव सिंक्रोनस मूवमेंट। बात समझ आई? विद कोऑर्डिनेशन। और अगर उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये एसिंक्रोनस है। तो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस का तो आपको समझ आ गया कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो सिंक्रोनस है, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एसिंक्रोनस है। तो ये जो हमारे मैसेज पासिंग प्रोग्राम है, या तो ये एसिंक्रोनस होते हैं या फिर लूजली सिंक्रोनस। अब लूजली क्या है वो हम आगे देखते हैं। इन द एसिंक्रोनस पैराडाइम ऑल कंकरेंट टास्क एग्जीक्यूट एसिंक्रोनसली विदाउट कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी पैरेलल प्रोग्राम। आप पैरेलल प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हो, हर प्रोग्राम दूसरे लफ्जों में इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा होता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। चूंकि सिंक्रोनस में क्या होता है कि आप दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। फर्ज करें जैसे मैंने आपको 2 एनिमल्स की एग्जांपल दी, अगर एक एनिमल तेज हो रहा है तो दूसरा भी तेज हो रहा है, तब वो कोऑर्डिनेशन होगी ना, तब वो सिंक्रोनस होगा। तो और जो लूजली जो है वो आगे आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका एसिंक्रोनस है, हाउएवर सच प्रोग्राम्स कैन बी हार्डर टू अंडरस्टैंड और हार्डर टू प्रोग्राम एंड कैन हैव नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ड्यू टू रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखी होगी, जब मोर देन 2 प्रोसेसेस सेम डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं तो वहां पे रेस कंडीशन आती है। ठीक है जी। तो एसिंक्रोनस में रेस कंडीशन नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर की वजह से रेस कंडीशन आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है रेस कंडीशन का, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूं कि फर्ज करें घर में अगर आपके एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, घर में अगर आपके 2 मीटर हैं इलेक्ट्रिक मीटर्स, ठीक है जी, और वो कुछ दिन 1 मीटर चलता है, दूसरा मीटर बाज और दिनों में चलता है, और अगर पहले फर्ज करें वो हर वीक आप उसको चेंज करते हो, पहले वीक में ए मीटर चलेगा, दूसरे वीक में फिर मीटर चलेगा बी। ये अचानक मेरे जहन में एग्जांपल है, एग्जांपल कोई और भी ली जा सकती है। ठीक है जी। अब एक पर्सन ने 1 वीक मीटर चल गया था ए मीटर, एक पर्सन ने मीटर बी की जगह मीटर बी ऑन कर दिया। ठीक है। अब दूसरा आता है, वो समझता है कि पहले वीक में बी चला था, वो वापस ए को ऑन कर देता है। या एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई, अगर 2 जुड़वा भाई हैं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल भी हैं, बिल्कुल सेम उनका फेस है, ठीक है जी। अब मदर किसी एक को पहले वो फीड करवाती है, खाना खिलाती है, तो फिर उसके बाद दोबारा दूसरे को खिलाने के बजाय पहले को ही खिला देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक प्रोसेस ने डाटा को चेंज किया, दूसरे ने डाटा को चेंज किया,
और जो आपका एक्यूरेट डाटा था उसकी बजाय इनअप्रोप्रिएट इनएक्यूरेट डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन रेस कंडीशन कहलाती हैं। तो एसिंक्रोनस पैराडाइम में रेस कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और जो लूजली सिंक्रोनस प्रोग्राम है वहां पर क्या होता है, वो रेस कंडीशन को अवॉइड करते हैं। वहां पे क्या होता है, इन सच प्रोग्राम टास्क और सब टास्क ऑफ टास्क सबसेट ऑफ टास्क सिंक्रोनाइज टू परफॉर्म इंटरेक्शन। जो उन्होंने इंटरेक्शन परफॉर्म करनी है, डाटा को एक्सेस करना है, वो तो सिंक्रोनाइज होते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है कि पहले कौन से सब टास्क ने डाटा को एक्सेस करना है, फिर कौन से सब टास्क ने डाटा को एक्सेस करना है, या फिर जैसे हमने प्रीवियसली एक बाइक की एग्जांपल ली थी कि पहले किस पर्सन ने बाइक को यूज करना है, बाद में किसने बाइक को यूज करना है। ये इस टाइम टेबल में तो सिंक्रोनाइजली जो है सिंक्रोनसली वो स्केजुअल करते हैं, लेकिन हर पर्सन इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देते वक्त वो एसिंक्रोनस होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाउएवर बिटवीन दीज इंटरेक्शंस टास्क एग्जीक्यूट कंप्लीटली एसिंक्रोनसली। उनके स्केजुअल में तो सिंक्रोनस प्रोसेस चल रहा है, ठीक है जी, स्केजुअल उनका सिंक्रोनसली कोऑर्डिनेशन के साथ बन रहा है, लेकिन अपनी अपनी उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो एसिंक्रोनसली हो रही है। अब इसको जरा देखिएगा, जो मैसेज पासिंग प्रोग्राम्स हैं, बिकॉज वी आर सेइंग दिस पैरेललिज्म इज एट सॉफ्टवेयर लेवल, ठीक है। आप इसको जरा हार्डवेयर पैरेललिज्म से कंपेयर करें। जो हार्डवेयर पैरेलल हार्डवेयर होता है उसमें हर सीपीयू अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर में भी जो प्रोसेसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूशन करना चाहिए, इसलिए ये एसिंक्रोनस होंगे, ठीक है जी, एसिंक्रोनसली ये वर्क कर रहे होंगे, इनकी एग्जीक्यूशन एसिंक्रोनस होगी। अब इसमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैसेज पासिंग ये सेंड एंड रिसीव ऑपरेशन है। चूंकि मैसेज पासिंग है ना, तो एक जो प्रोसेस है वो मैसेज सेंड करेगा, दूसरा प्रोसेस मैसेज को रिसीव करेगा। Since interactions are accomplished by sending and receiving messages, the basic operations in the message passing programming paradigm are send and receive. तो जो मैसेज पासिंग हमारा पैराडाइम है उसमें बेसिक जो चीज वर्क करती है वो सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा और मैसेज है। इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म द प्रोटोटाइप्स ऑफ दीज ऑपरेशंस आर डिफाइंड एज फॉलो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जो प्रोटोटाइप है उसमें फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स लेगा और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो ये देखें, जो किसी मैसेज जो है कोई प्रोसेस जो मैसेज सेंड करेगा डेफिनेटली उस फंक्शन का नाम सेंड है, और ये 3 पैरामीटर्स इसको चाहिए, एक सेंड बफर, एक n एलिमेंट्स, एक डेस्टिनेशन, ठीक है जी। और फिर रिसीवर फंक्शन को 3 पैरामीटर चाहिए, रिसीव बफर, n एलिमेंट्स एंड सोर्स। अब इससे क्या मुराद है इसको हम देख लेते हैं। सेंड बफर पॉइंट्स टू अ बफर दैट स्टोर्स द डाटा टू बी सेंट। इसमें वो डाटा पड़ा होगा जो सेंड करना है। जाहिर बात है प्रोसेस कोई डाटा सेंड करना चाह रहा है ना, तो सेंड जो हमारा फंक्शन होगा, कोई भी प्रोसेस वो सेंड फंक्शन को यूज करते हुए डाटा सेंड करेगा, तो जो डाटा सेंड करना है वो सेंड बफर वेरिएबल में, ये सिर्फ उसका प्रोटोटाइप दिखाया जा रहा है, सिंपलेस्ट प्रोटोटाइप। इसमें कुछ चीजें एडिशनल भी आ सकती हैं, कुछ पैरामीटर एडिशनल आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर उसके बाद जो रिसीव बफर है, पॉइंट्स टू अ बफर दैट स्टोर्स द डाटा टू बी रिसीव्ड। फिर वहां पे रिसीविंग एंड पर भी एक बफर होगा जिसमें डाटा रिसीव होना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद n एलिमेंट डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन इज द आइडेंटिफायर ऑफ द प्रोसेस दैट रिसीव्स द डाटा, ठीक है। सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जी डाटा रिसीव होना है तो उसका डेस्टिनेशन। और नेक्स्ट इज सोर्स, द सोर्स इज द आइडेंटिफायर ऑफ द प्रोसेस दैट सेंड्स द डाटा। तो ये चार इसके जो है वो पैरामीटर्स कॉमन हैं जो कि सेंड और रिसीव
फंक्शन में जो कि मैसेज पासिंग की बेसिक है उसमें यूज होंगे। ये जो मैसेज आपका पास होगा ये टेक्सचुअल फॉर्म में पास होगा जो आपका क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखें, द सेंड बफर पॉइंट्स टू अ बफर दैट स्टोर्स द डाटा टू बी सेंट। ठीक है जी, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये डाटा जो है आपका टेक्सचुअल फॉर्म में होगा। ठीक है जी, और अगर फर्ज करें ये टेक्सचुअल फॉर्म में ना भी हो तो जो आपका इमेज है वो भी अल्टीमेटली, जो आपका टेक्स्ट है अल्टीमेटली, जो आपका वॉइस है, वीडियो है, अल्टीमेटली वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी, तो अगर किसी जगह पे ये टेक्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और डाटा भी है तो डाटा का बफर है। बफर से मुराद ये है कि डाटा आपका मतलब कि वो सीरियल वे में सेव हो रहा है किसी जगह पे और फिर सीरियल वे में एक्सेस हो रहा है। अब ये देखें, ये हमारे पास प्रोसेस 0 है। ये सिंपल एग्जांपल यहाँ पे एक सेंडिंग एंड रिसीविंग डिस्कस हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है P0, ये डाटा को सेंड करना चाह रहा है। इसमें ये एक वेरिएबल है A, उसमें डाटा स्टोर हो गया, 100 वैल्यू है स्टोर हो गई, और सेंड में ये 3 पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आ गई। एंड ए आपको पता है ये उसका जो रैम में जो उसका एड्रेस है एंड साइन, वो उस एड्रेस को पिक करता है। ठीक है जी, और उसके बाद ये उसने n एलिमेंट्स और डेस्टिनेशन की वैल्यू 1 रखी हुई है, और उसके बाद जो प्रोसेस 1 है रिसीव, वो इसको डाटा को रिसीव कर रहा है। ठीक है जी, n एलिमेंट्स 1 और रिसीव की सोर्स की वैल्यू उसने 0 रखी हुई है और इसको वो डाटा को प्रिंट करवा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें सेंडिंग साइड से, जहाँ पे प्रोसेस चूँकि 2 हैं, उनमें से एक प्रोसेस P0 डाटा सेंड कर रहा है, P1 डाटा रिसीव कर रहा है। सेंडिंग साइड पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली चूँकि डाटा सेंड होना है तो जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो सेंड यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, ऑपरेशन सेंड ऑपरेशन है, और P1 वाली साइड पे ऑपरेशन आपका रिसीव ऑपरेशन है। अब यहाँ पर सिंबॉलिकली A में 0 स्टोर करवाया गया। सिंबॉलिकली से मुराद ये है कि यहाँ पे लाजमी नहीं है कि 0 आएगा। असल कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका एक्चुअल डाटा था वो सेंड करने के बाद किसी भी वजह से चेंज अगर होता है तो फिर यहाँ पे क्या इसका बिहेवियर होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। The important thing to note is that process P0 changes the value of A to 0 immediately following the send। जब वो डाटा सेंड करता है उसके फौरन बाद डाटा आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, 0 हो रहा है, पहले 100 था अब 0 हो रहा है। The semantics of the send operation require that the value received by process P1 must be 100 as opposed to 0। अब P1 को 100 चाहिए, सेंड जो किया जा रहा है वो 100 सेंड किया जा रहा है, और साथ आप ये देखें कि यहां पर जो रिसीव हो रहा है वो भी एड्रेस ऑफ ए रिसीव कर रहा है, वो कंक्रीट वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा, वो उस लोकेशन का एड्रेस रिसीव कर रहा है। अगर यहां पे वैल्यू चेंज हो गई तो रिसीव फंक्शन चूंकि एड्रेस रिसीव कर रहा है तो वो 0 गेट कर लेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? मोस्ट मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म, अब उसको रिजॉल्व करने का इशू हम देखते हैं, लेकिन मैसेज पासिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हार्डवेयर सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लें। मोस्ट मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म हैव एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। 2 तरह के इनको कंपोनेंट हार्डवेयर लेवल पर चाहिए होते हैं। दे में सपोर्ट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, चूंकि आपने देखा कि वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। मैसेज हम कोई स्टैटिक डाटा सेंड नहीं कर रहे बल्कि मेमोरी की एक्सेस दे रहे हैं। उससे पहले आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है। सी लैंग्वेज में आपको पता है पॉइंटर्स आपने पढ़े हुए हैं। पॉइंटर्स में ये एंड साइन फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो एंड साइन अगर किसी वेरिएबल से पहले लगाया हो, व्हाट डज इट मीन कि वो डायरेक्टली रैम का एड्रेस दिया है आपने। ठीक है, तो उस रैम को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंपोनेंट आपको चाहिए। एंड एसिंक्रोनस मैसेज ट्रांसफर यूजिंग नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर। एसिंक्रोनस मैसेज ट्रांसफर से क्या मुराद है कि आपका डाटा सेंड हो गया,
कुछ भी सेंड हुआ, उसके बाद वो चेंज भी अगर हो गया है तो जो आपका रिसीवर है उसको एग्जैक्टली वही डाटा मिले जो सेंड किया गया था। जैसे यहां पे प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया गया कि डाटा चेंज हो रहा है, लेकिन प्रोसेस P1 को डाटा 100 मिलना चाहिए। तो ये 100 मिलना चाहिए कैसे होगा? ये आपका नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर एसिंक्रोनस मैसेज ट्रांसफर की वजह से होगा। तो ये दो हार्डवेयर कंपोनेंट भी चाहिए। अब सेम डाटा पहुंचना चाहिए, इसके लिए हमारे पास फर्दर मतलब डिस्कशन है। नेटवर्क इंटरफेस अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम बफर मेमोरी टू डिजायर्ड लोकेशन विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। सीपीयू की हेल्प के बगैर बफर्ड डाटा आपका एग्जैक्ट बफर डाटा आपका पहुंच जाता है डेस्टिनेशन प्रोसेस की तरफ। सिमिलरली डीएमए अलाउज कॉपीइंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर विदाउट सीपीयू सपोर्ट। ये दोनों की जरूरत है, ये हमने डिस्कशन कर ली। एज अ रिजल्ट इफ द सेंड ऑपरेशन programs the communication hardware and returns before the communication operation has been accomplished। अगर डाटा रिसीव होने से पहले सेंड ऑपरेशन रिटर्न हो गया, P1 might receive the value 0। बात समझ आई? अगर सेंड ऑपरेशन डाटा रिसीव होने से पहले रिटर्न हो गया, यहां पे आप देखें डाटा सेंड हो रहा था, ठीक है जी। आपको पता है फंक्शन जहां से कॉल होता है वहां पे वापस रिटर्न भी होता है। फंक्शन कॉलिंग जैसे अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप हो तो जिस जगह से जिस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से आपने फंक्शन कॉल किया है वहां पर वो रिटर्न भी वैल्यू करता है। एक प्रोसेस ने डाटा सेंड किया और P1 जो रिसीव कर रहा था उसके रिसीव होने से पहले अगर ये सेंड फंक्शन रिटर्न कर गया, वापस चला गया, तो P1 को डाटा 100 की बजाय 0 मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारा असल प्रॉब्लम है। तो वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अ सिंपल सोल्यूशन टू द dilemma presented in the code fragment above is for the send operation to return only when it is semantically safe to do so। इसका सादा सा लॉजिकली सोल्यूशन ये है कि जो हमारा सेंड ऑपरेशन है ये सिर्फ उस वक्त रिटर्न हो जब रिटर्न होना सेफ रहे, मतलब P1 को डाटा एग्जैक्टली मिले। और ये सेफ कब रिटर्न होगा? It simply means that the sending operation blocks until it can guarantee that the semantics will not be violated on return irrespective of what happens in the program subsequently। तो ये अचीव करने के लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म है कि हमारा जो रिसीवर प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम डाटा रिसीव करे। तो इसको अचीव करने के लिए 2 मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? एक है ब्लॉकिंग नॉन बफर्ड सेंड रिसीव, एक है ब्लॉकिंग बफर्ड सेंड रिसीव। जैसे उसने यहां पे कहा सिंपल इसका मैकेनिज्म क्या है? ओनली व्हेन इट्स सेमेंटिकली सेफ टू डू सो। वो क्या बता रहा है कि send operation blocks until it can guarantee that the semantic will not be violated। मतलब जो उसके डाटा के एग्जैक्ट डाटा है वो वायलेट ना हो, वही डाटा उसे मिले। तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्लॉक्स। वो सेंड जो आपका मैसेज है वो ब्लॉक रहे, ब्लॉकिंग रहे जब तक रिसीवर उसको डाटा को रिसीव नहीं कर लेता। सो दैट दोनों मैकेनिज्म में ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट सेम है। एक में बफर्ड डाटा रिसीव हो रहा है, एक में नॉन बफर्ड रिसीव हो रहा है। अब नॉन बफर्ड का फिर एक प्रॉब्लम आएगा, वो हम आगे देखते हैं। बफर हम उस चीज को कहते हैं, मिसाल के तौर पे बफर से मुराद ये है कि जैसे आपके ये होते हैं ना, फर्ज करें पानी आपका किसी टैप से निकल रहा है और आप उसको किसी जगह पे सेव कर रहे हो, तो ये आपने वाटर की बफरिंग कर ली। या फिर आप जनरेटर की एग्जांपल बड़ा एग्जैक्टली ले सकते हो। हमारे घरों में जनरेटर हम यूज करते हैं। जनरेटर आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को सेव नहीं कर रहा। ऐसा ही होता है ना, आमतौर पे जो आम जनरेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, वो चाहे पेट्रोल पे चल रहा है, चाहे वो डीजल पे चल रहा है, चाहे वो गैस पे चल रहा है, तो जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, सेव नहीं करता। इसके बरक्स आपके जो आपके यूपीएस हैं
वो अगर किसी मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही है तो वो सेव भी कर रहे हैं बैटरीज में, वो बफर्ड कर रहे हैं। सेविंग से मुराद है बफरिंग हो रही है, सेविंग हो रही है, उसको लेटर ऑन यूज भी किया जा सकता है। तो नॉन बफर्ड और बफर्ड का डिफरेंस तो है, लेकिन ब्लॉकिंग दोनों में पाई जा रही है। अब बफरिंग और नॉन बफरिंग को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये अचीव करता है। ब्लॉकिंग नॉन बफर्ड सेंड रिसीव, इन द फर्स्ट केस द सेंड ऑपरेशन डज नॉट रिटर्न until the matching receive has been encountered at the receiving process। ये उस वक्त तक रिटर्न नहीं करता जब तक आपका दूसरा प्रोसेस P1 डाटा रिसीव नहीं कर लेता, वो ब्लॉक रहता है उस वक्त तक, लेकिन है ये नॉन बफर्ड। ठीक है जी। When this happens, the message is sent and the send operation returns upon completion of the communication operation। जब तक कम्युनिकेशन हो नहीं जाती उस वक्त तक वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब इसमें नॉन बफर्ड में टिपिकली दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ हैंडशेक बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस। द सेंडिंग प्रोसेस सेंड्स द रिक्वेस्ट टू कम्युनिकेट टू द रिसीविंग प्रोसेस। एक हैंडशेक होता है, ये एक टर्म पाई जाती है कम्युनिकेशन के दौरान, टेली कम्युनिकेशन में या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में हैंडशेकिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि उस वक्त वो ट्रांसफर ऑफ डाटा कर सकते हैं आफ्टर हैंडशेकिंग। ठीक है जी। सिंस देयर आर नो बफर्स यूज्ड एट आइदर सेंडिंग और रिसीविंग एंड्स, दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज नॉन बफर्ड ब्लॉकिंग ऑपरेशन। तो होगा कैसे, जरा ये देखें, यहां पर 3 डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं। पहला सिनेरियो क्या है, सेंडर कम्स फर्स्ट आइडलिंग एट सेंडर। इसको मैं डिटेल से बताता हूं। सेंडर पहले पहुंच गया डाटा सेंड करने के लिए। रियल सेंस में आप इसको कैसे, रियल वर्ल्ड में कैसे समझ सकते हो, फर्ज करें कोई एनवेलप है, कोई पार्सल है जो कि सेंडर ने किसी पर्सन को, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को देना है। कोई एक लोकेशन डिसाइड हो गई, कोई एक स्पॉट डिसाइड हो गया, वहां पर सेंडर पहले पहुंच गया। नाउ द सेंडर हैव टू वेट। ठीक है। तो एक सी सिनेरियो है, रिसीवर कम्स फर्स्ट। अब रिसीवर पहले पहुंच गया तो रिसीवर को आइडल रहना पड़ेगा, उसे वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा केस है बी केस, सेंडर एंड रिसीवर कम एट अबाउट द सेम टाइम, आइडलिंग मिनिमाइज्ड। इसमें वेटिंग नहीं होगी, इसमें आइडल ना P1 आइडल है, ना P0 आइडल है, ना P1 आइडल है, ना सेंडर आइडल होगा ना रिसीवर आइडल होगा। ठीक है। तो एक तो ये आप देख लें। एक बात तो ये समझे कि आपका सेंडर ब्लॉक है अनटिल द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। जब ये सेंडर पहले पहुंचा तब भी वो वेट करेगा रिसीवर का, और डाटा सेंड होगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। उसके बाद दोनों सेंडर एंड रिसीवर आर फ्री टू परफॉर्म देयर ओन टास्क। ठीक है। दूसरे सिनेरियो में जो तीसरा मैं पहले डिस्कस करता हूं, रिसीविंग प्रोसेस पहले पहुंचा लेकिन इसे सेंडिंग प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और जब हमारी कम्युनिकेशन मुकम्मल होगी उस वक्त दोनों प्रोसेसेस फ्री टू परफॉर्म देयर ओन टास्क। ठीक है। तीसरा केस है बी, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर इकट्ठे पहुंचते हैं, डाटा आपका शेयर हो गया, नाउ दे आर फ्री टू परफॉर्म देयर ओन टास्क। लेकिन ए और सी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ए सिनेरियो में सेंडर को वेट करना पड़ रहा है, सी सिनेरियो में जो रिसीवर है उसको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है। और बी सिनेरियो में किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा। तो जो हमारे एसिंक्रोनस सिस्टम है वहां पर यह वैसे ही बड़ा मुश्किल है कि दोनों इकट्ठे पहुंच जाएं। अब एसिंक्रोनस सिस्टम से क्या मुराद है कि दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पहले डिस्कस कर रहे हैं। एसिंक्रोनस ऐसे सिस्टम है जहां पे आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप यूं समझ लें कि दोनों के पास मोबाइल नहीं है, दोनों पर्सन के पास, दोनों की कोई पहले से कम्युनिकेशन नहीं हुई, बस इतना डिसाइड हुआ कि फलां दिन फलां जगह पे मिलेंगे और वो पार्सल मैं आपको दे दूंगा। तो हो सकता है एक बंदा जोहर के वक्त आ जाए, दूसरा बंदा असर के वक्त आए, तो उसको वेट करना पड़े। ठीक है जी। तो ये सिनेरियो है।
In case A and C, we notice that there is a considerable idling at the sending and receiving process. A सिनेरियो में सेंडर को वेट करना पड़ रहा है, C में रिसीवर को वेट करना पड़ रहा है. It is also clear from the figures that a blocking non-buffered protocol is suitable when the send and receive are posted at roughly at the same time. जब वो सेम टाइम पे आए तब ये सूट कर रहा है. अदरवाइज देर इज आइडलिंग, और वो जो है वो सूटेबल नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है. However, in an asynchronous environment, this may be impossible to predict. The idling overhead is one of the major drawback of this protocol. तो asynchronous में ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों इकट्ठे पहुंच जाएं. तो यहां पे इस जो मैकेनिज्म है ब्लॉकिंग नॉन बफर्ड सेंड रिसीव, इसमें आइडलिंग इसका ड्रॉबैक है. तो इसके बरक्स फिर दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा सिनेरियो है सेंड रिसीव का, वो है ब्लॉकिंग बफर्ड सेंड रिसीव. ठीक है जी, ब्लॉकिंग बफर्ड सेंड रिसीव. इसमें क्या होता है, थोड़ा कंसेप्चुअली आपको बता दूं कि ब्लॉकिंग बफर्ड सेंड रिसीव में ये होता है सेंडर जब भी आए वो डाटा सेंड करके चला जाता है, डाटा आपका बफर हो गया. रिसीवर जब भी आएगा वो डाटा रिसीव करेगा और उसको अपना काम करेगा. सेंडर डाटा छोड़ के चला गया. इसकी मिसाल रियल टाइम में हम रियल वर्ल्ड से यूं ले सकते हैं कि दोनों ने डिसाइड कर लिया कि फलां वेन्यू पे हम जमा होंगे, फलां कोई शॉप है, कोई पर्सन है, वहां पे जमा होंगे. एक बंदा शेखपुरा से आ रहा है, दूसरा फरुखाबाद से आ रहा है, एक बंदा दूसरा लाहौर से आ रहा है. ठीक है. सेंटर में कोई वेन्यू डिसाइड हो गया, कोई शॉप डिसाइड हो गई, वहां पर जमा होंगे. सेंडर कहता है जी मैं जब आऊंगा मैं पार्सल वहां पे सेंड कर जाऊंगा, वहां पे ड्रॉप कर जाऊंगा, तुम आओगे, तुम ये पासवर्ड बता के, ये कोड वर्ड बता के अपना पार्सल ले लेना. ठीक है. तो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है. A simple solution to the idling and deadlocking problem outlined above is to rely on buffers at the sending and receiving ends. We start with a simple case in which the sender has a buffer pre-allocated for communicating messages. On encountering a send operation, the sender simply copies the data into the designated buffer and returns after the copy operation has been completed. जैसे आप ये देखें यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये सेंडर आया, सेंडिंग प्रोसेस आया, इसने डाटा सेंड किया. ठीक है. और रिसीवर जो है वो उसको जब अवेलेबल होगा वो रिसीव करेगा. प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेशन हार्डवेयर विद बफर्स एट सेंड एंड रिसीव एंड, इसने डाटा सेंड कर दिया, बफर हो गया, और जो रिसीवर है वो उसको डाटा को रिसीव कर रहा है. दूसरा क्या है जी, एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन हार्डवेयर, सेंडर इंटरप्ट्स रिसीवर एंड डिपॉजिट डाटा इन अ बफर एट रिसीवर एंड. तो यहाँ पे अब इस केस में हमारा बफर नहीं है, इस केस में बफर नहीं है. तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर इस रिसीवर को इंटरप्ट करेगा, उसको बाउंड करेगा कि आई एम हेयर टू सेंड डाटा. तो ये जो रिसीवर है वो बफर में डाटा रिसीव करेगा और आफ्टर द रिसीविंग वो जब चाहे उस डाटा को यूज कर लेगा. So the sender process can now continue with the program knowing that any change to the data will not impact program semantic. तो सेंडर ने डाटा जब सेंड कर दिया वो बफर हो गया. अब उसको सेंडर प्रोसेस को इस चीज की टेंशन नहीं है कि अगर डाटा में कोई चेंजिंग आती है तो रिसीवर को गलत डाटा पहुंच जाएगा, क्योंकि डाटा बफर के हवाले हो गया. अब सेंडर एंड पे डाटा में कोई चेंजिंग आ सकती है. Note that at the receiving end, the data cannot be stored directly at the target location since this would violate program semantic. वो आपका instead the data is copied into a buffer at the receiver as well. तो receiver end पे भी डाटा आपका बफर में रिसीव होगा. जैसे ये डायग्राम में दिखाया कि जी एक में तो आपका बफर अवेलेबल नहीं था, प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेशन हार्डवेयर विद बफर्स एट सेंड एंड रिसीव, और एक में आपका बफर अवेलेबल नहीं है. वहां पर क्या होगा, वहां पर ये इसको बाउंड करेगा. एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन हार्डवेयर, सेंडर इंटरप्ट्स रिसीवर एंड डिपॉजिट डाटा इन बफर एट अ रिसीवर एंड. अगर किसी एक साइड पे बफर अवेलेबल नहीं है, हार्डवेयर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसको इंटरप्ट करना पड़ेगा कि जी आप इसी टाइम पे आके मुझे डाटा को सेंड करो. तो ये दो मैकेनिज्म है मैसेज पासिंग के
और अगर आप इसको देखो, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, थ्रेड्स एंड शेयर्ड मेमोरी, हमने देखा थ्रेड्स आपके मेमोरी शेयर यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोसेसेस एंड मैसेज पासिंग, ये आपकी एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म है, एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग लेवल पे, जिसमें दो प्रोसेसेस पैरेलल वे में काम कर रहे हैं, सिंगल डाटा यूज़ करते हैं, डाटा एक दूसरे को शेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग सेंड एंड रिसीव functions. So it was all about today. Take care. Allah Hafiz.